हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टार्टर 189 का ट्यूटोरियल। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन डिवीजन 2 के। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। तो पहला क्वेश्चन है न्यूट्रिशन कॉस्ट। तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको n डिफरेंट टाइप ऑफ फूड आइटम्स दिए हुए हैं और हर एक फूड आइटम का एक विटामिन दिया हुआ है कि उसमें कितने विटामिन है और उसका कॉस्ट दिया हुआ है। ठीक, तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इन फूड जितने भी n फूड आइटम्स हैं इनमें से सम सेट ऑफ फूड आइटम्स चूज़ करने हैं। ठीक है, कुछ फूड आइटम्स इसमें से आप पिक करोगे और उसके बाद एक वैल्यू कैलकुलेट करोगे। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, एक c आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, x इज़ कि कितने डिफरेंट नंबर ऑफ विटामिन आप ले पाए हो उन फूड सोर्सेज से। ठीक है, तो बेसिकली विटामिन कौन सा फूड सोर्स कौन सा विटामिन दे रहा है ये आपको ऑलरेडी एक एरे के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक, तो जितने आप डिस्टिंक्ट विटामिन ले पाए हो उतने वो आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। तो c इंटू एक्स एंड देन यू विल सब्ट्रैक्ट y क्या है, y है कि ये जितने भी आपने फूड सोर्सेज लिए हैं, ठीक है, जितने भी फूड आइटम्स लिए हैं उनका कॉस्ट जो होगा, कॉस्ट हर एक फूड आइटम का एक कॉस्ट है जो कि बी एरे में दिया हुआ है। तो हर एक फूड आइटम का कॉस्ट जो भी है जितने आपने चूज़ करे उन सबका समेशन आपका वाई है। तो एक तरीके से आपने जितना टोटल कॉस्ट स्पेंड किया है सारे फूड आइटम्स को परचेस करने में, उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे किस में से, सी एक आपको कांस्टेंट दिया हुआ है वो इनटू जितने आपने डिस्टिंक्ट विटामिन ले पाए हो उन फूड आइटम्स में से। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप कैसे भी तरीके से आप पिक करो इसको, आपको बताना है कि बेस्ट क्या तरीके से आप पिक कर सकते हो सच दैट कि आपकी ये जो वैल्यू है ये आपकी मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, बट हाँ, इसको अगर मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूँ आपको, ठीक, तो क्या है कि आपको मान A1 A2 A3 ये आपको दिया हुआ है कि हर एक फूड सोर्स का कौन सा विटामिन है। ठीक है, और B1 B2 में दिया हुआ है आपको कि ये वाला फूड सोर्स खरीदने के लिए आपको कितना कॉस्ट लगेगा। ठीक, और आपको एक C कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक, अब आपको किस की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना है, C इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, C इंटू एक्स माइनस वाई की वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना, सॉरी। ठीक, तो अब देखो इसको कैसे करना चाहोगे, मैंने इसको किस तरीके से अप्रोच किया। देखो मैंने कहा कि लेट से मैं लेट से मतलब कि इसमें से मान लो मैं 2 आइटम कोई भी पिक करता हूँ। ठीक है, लेट से AX और AY, ऐसे ही मैं BX और BY इनका वो हो जाएगा कॉस्ट। ठीक, सॉरी XY तो दिया हुआ है यहाँ पे, तो आप समझ लो कि ये स्मॉल x और स्मॉल y है। ठीक है, ये दोनों आपस में कुछ भी रिलेटेड नहीं, बस एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी 2 इंडिसेस लेट से आपने पिक करे कि ये वाले फूड सोर्स से मैं अपना सेट बनाना चाहता हूँ। ठीक, तो मैं कहता हूँ कि देखो अब इससे ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है। ठीक, तो देखो इससे ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है कि हर एक आइटम अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इसमें कैसे दे पा रहा है। देखो हर एक आइटम अपना इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, देखो बी वाला तो डायरेक्ट दे रहा है। ठीक, कि जितने तुमने फूड सोर्सेज चूज़ करे हैं वो सारों का बी तुम्हारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, और ए ऐड कैसे होगा, ए देखो डायरेक्टली ए का तो कोई रोल नहीं है, बट ए इज़ कि तुम्हारे कितने ऐसे डिस्टिंक्ट हैं। तो देखो हर एक जो डिस्टिंक्ट है वो तुम्हारा आंसर में सी ऐड करवा रहा है। ठीक, वो तुम्हारा आंसर में सी ऐड करवा रहा है। अगर मान लो तुम्हारे एक्स डिस्टिंक्ट है, यानी कि अगर ये दोनों डिस्टिंक्ट है तो कितना होगा, दो टाइम्स ऐड होगा। ठीक है, सी इंटू टू इज़ बेसिकली सिमिलर टू सी प्लस सी। तो जितने भी तुम्हारे डिस्टिंक्ट ए होंगे वो तुम्हारा बताएंगे कि सी कितनी बार आ रहा है, और जितने भी तुम आइटम चूज़ करोगे वो सारे तुम्हारा बी में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक, तो अब देखो, अब मैं कहना चाहता हूँ कि देखो पहली चीज़, तो अगर तुम्हारा मान लो देखो एक चीज़ आ चुकी है एक बार, मान लो अब हम थोड़ा नंबर्स के टर्म्स में डिस्कस करते हैं कि मान लो विटामिन ए एक बार आ चुका है 3 कॉस्ट के साथ। ठीक, और विटामिन ए कभी दोबारा फिर से आना चाह रहा है 2 कॉस्ट के साथ। तो अब बताओ तुम क्या ये दोनों पिक करना फ़ायदेमंद है या फिर तुम्हारा कोई एक इनमें से चूज़ करना फ़ायदेमंद है। तो मैं कहता हूँ कभी भी तुम डुप्लीकेट नहीं रखना चाहोगे। क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या कहा था कि पहली बार कोई अपना कंट्रीब्यूशन देगा तो वो क्या करता है, देखो ये डिस्टिंक्ट है तो इसने क्या किया, एक बार सी कंट्रीब्यूट करवाया, डिस्टिंक्ट था तो इसने सी कंट्रीब्यूट करवाया, और ये तो हमेशा तुम्हारा सब्ट्रैक्ट हो ही रहा है, ये तुम्हारा हमेशा सब्ट्रैक्ट हो ही रहा है, बी की वैल्यू हमेशा सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक, लेकिन देखो अब ये दोबारा आया तो अब ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा, तो इस बार ये सी को कंट्रीब्यूट नहीं करा पाएगा, इस बार ये सी को कंट्रीब्यूट नहीं करा पाएगा। ठीक, क्योंकि तुम्हारा अगर टोटल सी देखोगे तो सी एक ही बार आएगा, सी इंटू 1 होगा। ठीक, और लेकिन माइनस तुम्हारा बी आई भी होगा और बी जे जो तुमने चूज़ किया, ये मान लो आई और ये तुम्हारा जी एथ इंडेक्स है, तो बी आई और बी जे दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तुम्हारे। ठीक, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस सी को अगर तुम देखो कि ये सी को कंट्रीब्यूट करवा रहा है बट ये सी को कंट्रीब्यूट नहीं करा रहा है,
ठीक, मतलब कि एक इनमें से चूज़ करने पे तुम्हारा सी का कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये इससे ये एक चीज़ क्लियर होती है कि तुम्हारा जो भी तुम चूज़ करोगे विटामिन, तो तुम डिस्टिंक्ट वाले विटामिन चूज़ करोगे। अब इन दोनों में से बेटर तुम्हें चूज़ करना कौन सा होगा, क्योंकि देखो तुम्हें इस वैल्यू को, अब ये दोनों वैल्यू ऊपर की तो सेम है, ठीक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम क्या कम करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारा ये जो बी वाली वैल्यू वो सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो तुम चाहोगे कि जितनी कम से कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो सके उतना ही तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो तुम चाहोगे कि जितनी छोटी वैल्यू को मैं सब्ट्रैक्ट करा पाऊँ उतना ही मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा। तो तुम हमेशा वो वाला चूज़ करना चाहोगे जो तुम्हारा सबसे मिनिमम वैल्यू देता हो। ठीक, अब देखो तुमने तो चूज़ कर लिया, ठीक, तुमने सारे चूज़ कर लिए जो जो तुम्हारे डिस्टिंक्ट थे। अब इसमें तुम्हारा आंसर पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा, देखो मैं कहता हूँ कि अब तुम्हें इनमें से भी सारे चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, जो तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, तो क्योंकि हर एक की इंडिविजुअल वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आंसर में सी माइनस जो भी तुम्हारे बी की वैल्यू है, बी आई, ये इस चीज़ का कंट्रीब्यूशन दे रहा है। अब इसकी वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव है वो वाले फूड आइटम्स तुम चूज़ कर लो, और इसकी वैल्यू जिसके लिए नेगेटिव है वो वाले तुम फूड आइटम्स डिस्कार्ड कर दो कि मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से मेरे आंसर को कम ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे आंसर मैक्सिमाइज़ करना है। तो जो जो मेरे पॉजिटिव हैं उन्हीं को मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक, तो मोटा मोटा हिसाब क्या था कि हर एक डिस्टिंक्ट पहले तो तुम्हें कैलकुलेट करना है। डिस्टिंक्ट कैसे करोगे, तुम एक मैप बना लो, मैप में क्या रखोगे तुम, ए आई के सामने तुम्हारा बी आई, जो भी मिनिमम बी आई तुम्हारा बी आई आ सकता है, ठीक है। तो हर एक मतलब विटामिन के सामने तुम उसका मिनिमम कॉस्ट रख लो। ठीक, अब क्या करोगे, तुम इस पर ट्रैवर्स करो। अब इसमें तुम देखोगे कि कौन कौन सा तुम्हारा सी माइनस बी आई की वैल्यू किसके किसके लिए तुम्हारी पॉजिटिव है, जिसकी पॉजिटिव होगी उसको तुम अपने आंसर में ऐड कर लोगे। ठीक, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया मैंने एक्सप्लेन करने में, बट उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। एक बार कोड अगर देखना चाहो तो देखो, ए दिया हुआ है तुम्हें, बी दिया हुआ है, तुम वही मैप कैलकुलेट करूँगा मैं। मैप में देखो मैंने क्या स्टोर कर लिया, मैप ये जब पूरा खत्म हो जाएगा तो मैप में मेरा पड़ा होगा कि हर एक विटामिन के सामने उसका मिनिमम कॉस्ट, उस विटामिन को लेने का मिनिमम कॉस्ट क्या है। ठीक, ये हमारे पास पड़ा हुआ है। मैं इस मैप पर ट्रैवर्स करूँगा, क्योंकि अब मेक श्योर हो गया ना मैप में, क्योंकि चीज़ें पड़ी हुई, तो मैप में हमेशा डिस्टिंक्ट कीज़ होती है तुम्हारी। तो अब मैप में पड़ी है तो यानी कि इसका मतलब कि हर एक की एक बार ही आएगी। तो अब सी माइनस बी वाला वो तुम्हारा वैलिड होगा। तो अब उस केस में क्या करोगे, तुम हर एक को देख लोगे कि जो तुम्हारा सी माइनस जिसके लिए बी की वैल्यू तुम्हारी पॉजिटिव है, क्योंकि देखो मैंने मैक्स लिया हुआ है ना, अगर नेगेटिव होगा तो मैं 0 उठा ले रहा हूँ, अगर पॉजिटिव है तो मैं ये वाली वैल्यू उठा रहा हूँ जो दोनों में से बड़ी हो। तो लास्ट में अपना आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये इन माय ओपिनियन फर्स्ट से थोड़ा सा ईजी था आई गेस, बट इसमें क्या करना है, देखो इसमें तुम्हें एक बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है एन लेंथ की। ठीक, बाइनरी स्ट्रिंग एन लेंथ की बनानी है, एन दिया हुआ है तुम्हें ऑलरेडी। अब बनाओगे कैसे, बनाने के लिए देखो तुम्हें कुछ चीज़ें दी हुई हैं कि तुम देखो अब तुम्हें 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं। बेसिकली अगर तुम्हारा कभी भी एक 0 सब सीक्वेंस है, यानी कि तुम्हारे स्ट्रिंग में जितनी बार 0 प्रेजेंट होंगे उसका तुम्हें ए कॉइन्स मिलेगा। ठीक, हर एक 0 का ए कॉइन्स, हर एक 0 के लिए ए कॉइन्स मिलेगा। जितनी बार भी तुम्हारा इस स्ट्रिंग में 1 प्रेजेंट होगा उतने के लिए तुम्हें हर एक के लिए बी कॉइन्स मिलेंगे। जितनी बार तुम्हारा 0 1 सब सीक्वेंस पड़ा होगा, सब सीक्वेंस एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, सब एरे नहीं, सब सीक्वेंस, यानी कि एडजेसेंट हो भी सकते एडजेसेंट नहीं भी हो सकते, बट 0 शुड बी ऑलवेज 1 के पहले आना चाहिए। ठीक, और तुम्हारा जितनी बार 1 0 पड़ा होगा उसके लिए तुम्हारा डी कॉइन्स मिलेगा तुम्हें। तो तुम्हें बताना है कि तुम एन लेंथ की कौन सी सबसे अच्छी ऐसी बाइनरी स्ट्रिंग बना सकते हो सच दैट कि तुम्हारा ये सब चीज़ें जितने भी कॉइन्स तुम्हें मिल रहे हैं वो सब मिलने के बाद तुम्हें मैक्सिमम कॉइन्स मिल सके। ठीक, तो देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से। देखो तुम्हें ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये चारों वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक, अब तुम्हें क्या बनानी है, तुम्हें मान लो एन लेंथ की बनानी है। एन की वैल्यू मान लो 3 है। ठीक, 3 या फिर जो भी मान लो, बड़ी वैल्यू मानते हैं, लेट्स से 6 है एन की वैल्यू। ठीक, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 6 लेंथ की बाइनरी स्ट्रिंग बनानी है। ठीक, देखो अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फिक्स है, नंबर ऑफ वंस और नंबर ऑफ ज़ीरोज़ तुम्हारी अगर बाइनरी स्ट्रिंग के फिक्स कर दूँ मैं कहता हूँ मान लो कि 4 बार 1 आएगा और 2 बार 0 आएगा। ठीक, 4 बार 1 आएगा, 2 बार 0 आएगा। अब देखो तुम क्या क्या कॉस्ट निकाल सकते हो। तुम्हें 4 बार 1 आ रहा है ये पता है, तो यानी कि तुम जो भी 1 का कौन सा कॉस्ट था, 1 का बी था आई गेस, हाँ 1 का बी था, तो तुम क्या करोगे 4 इंटू बी कर दोगे, और तुम्हारा 2 बार ए आ रहा है तो 2 इंटू ए कर दोगे। ये इसका तो कॉस्ट फाइनल हो गया। अब सी और डी का खेल है, सी और डी का खेल बचा है। तो मैं कहता हूँ देखो एक बार में केवल तुम
या तो सी वाली सारी बनाना चाहोगे, सी वाली थी 0 1 और डी वाली थी 1 0, क्योंकि देखो एक दो जीरो, अगर 0 1 का कॉम्बिनेशन है तुम्हें, तो या तो तुम इसको 0 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो या तो तुम 1 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि या तो 0 तुम इस 1 के आगे रखोगे या तो इस 1 के पीछे रखोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो तुम्हारे एक कोई 0 और 1 तुम्हारा 0 1 में भी कंट्रीब्यूट करे और 1 0 में भी कंट्रीब्यूट करे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ठीक है, तो मेरे हिसाब से कि देखो अगर या तो तुम्हारी सी की वैल्यू बड़ी होगी या तो तुम्हारी डी की वैल्यू बड़ी होगी, या तो अगर डी की वैल्यू बड़ी है तो तुम हमेशा डी वाली चीज़ें बनाना चाहोगे। ठीक, तुम्हारे पास मान लो 4 1s हैं और 2 0s हैं। ठीक, अब इनसे तुम क्या कर सकते हो, इनसे तुम 1 0 भी बना सकते हो, 0 1 भी बना सकते हो। अगर तुम्हें 1 0 बनाने होंगे सारे 1 0, तो क्या करोगे, तुम एक भी ऐसा 0 नहीं रखोगे जो जिसके बाद 1 हो। तो तुम्हारे अब तुम मेक श्योर कर लिया कि तुमने सारे 1 0 बना लिए। ठीक, अगर तुम्हें इनसे सारे 0 1 बनाने होंगे तो तुम एक भी ऐसा 1 नहीं रखोगे जिसके बाद कोई 0 आ रहा हो, तो सारे 0s पहले और उसके बाद सारे 1s। ठीक, तो ये तो हमने देख लिया कि सारे तुम 1 0 भी बना सकते हो, सारे 0 1 भी बना सकते हो। अब ऐसा कर क्यों रहे, क्योंकि देखो या अगर तुम्हारी सी की वैल्यू बड़ी है, अगर तुम्हारी सी की वैल्यू बड़ी है तो तुम क्या करना चाहोगे, तुम सारे 0 1 ही बनाना चाहोगे ना। तुम ऐसा मान लो तो कहा कि नहीं एक मैं खाली 1 0 भी बनाना चाहता हूँ, तो क्यों बनाना चाह रहे हो 1 0? अगर मान लो सी से तुम्हें 5 रुपये मिल रहा है और डी बनाने से तुम्हें 2 रुपये मिल रहा है, तो तुम कह रहे हो कि नहीं मैं, अगर मान लो टोटल 10 कॉम्बिनेशन में बना सकता हूँ, तो तुम कह रहे हो कि नहीं मैं 9 बार तो सी लूँगा और एक बार मैं डी लूँगा। मैंने कहा क्यों, एक बार क्यों डी लेना तुम्हें, इसको भी तो तुम, इस एक को भी तो यहाँ पे तुम सी बना सकते थे ना, क्योंकि तुम जब सारे 0 1 बना सकते हो तो तुम्हें 1 0 क्यों बनाना है, 1 0 जबकि तुम्हें कम कॉस्ट दे रहा है। तो 3 ही पॉसिबिलिटी है, या तो तुम्हारा सी डी के बराबर होगा, सी डी के बराबर है तो चाहे तुम दोनों में से कोई एक बना लो, चाहे दो तुम आधा आधा बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो कोई भी बना लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हारी सी की वैल्यू डी से बड़ी है तो तुम क्या करोगे, तुम सारे 0 1 बनाना चाहोगे। अगर तुम्हारी डी की वैल्यू सी से बड़ी है तो तुम क्या करना चाहोगे, तो तुम सारे 1 0 बनाना चाहोगे। ठीक, तो देखो अब ये तो हमें फिक्स हो गया कि अगर हमें ए और बी पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ जीरोज यूज़ करने, कितने नंबर ऑफ वंस यूज़ करने हैं, तो हम ए का कॉस्ट निकाल लेंगे, बी का कॉस्ट निकाल लेंगे और सी और डी में से कोई एक चीज़ का कॉस्ट निकालना हमें। ठीक, अब लेकिन ये 0 और 1 पता कैसे चलेंगे तुम्हें कि कितने चूज़ करने तुम्हें, तो देखो टोटल तुम्हें n यूज़ करने, यानी कि 0 और 1 जितने भी यूज़ करोगे वो सारे मिला के तुम्हारा क्या होना चाहिए, n के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो मैं कहता हूँ एक लूप चला लो, 0 से स्टार्ट करो और n तक, कि मैं पहले 0 टाइम्स 0 यूज़ करूँगा और बाकी के n माइनस 0 टाइम्स क्या 1 यूज़ करूँगा। ठीक, फिर मैं 1 टाइम्स 0 यूज़ करूँगा और बाकी के n माइनस 1 टाइम्स तुम्हारा 1 यूज़ करूँगा। ठीक, ऐसे करते करते मैं n टाइम्स 0 यूज़ करूँगा और 0 टाइम्स क्या यूज़ कर, n माइनस n टाइम्स बेसिकली 0 ही हुआ, 1 यूज़ करूँगा। ठीक, तो एक लूप चला है तुमने 0 से n तक का। अब इसमें तुम फाइंड कर रहे हो कि तुम्हारा i टाइम्स तुम क्या यूज़ कर रहे हो, i टाइम्स तुम 0 यूज़ कर रहे हो और n माइनस i टाइम्स तुम 1 यूज़ कर रहे हो। अब हर एक के लिए तुम कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं, हर एक के लिए कॉस्ट तुम्हारा ऑर्डर ऑफ 1 में कैलकुलेट हो जाएगा। तो तुमने ऑर्डर ऑफ n टाइम में ही पता लगा लिया कि बेस्ट तुम्हारी वैल्यू क्या आप फाइंड कर सकते हो। ठीक ठीक है, तुम लूप किस लिए चला रहे हो, लूप चला रहे हो कि 0 कितनी बार चूज़ कर रहा हूँ, 1 कितनी बार चूज़ कर रहा हूँ, 0 और 1 कितने होंगे वो काउंट तुमने पता कर लिया। उसके बाद तुम ऑन द बेसिस ऑफ सी और डी की वैल्यू देखो, 0 और 1 जैसे तुमने काउंट चूज़ किया वैसे तुम्हारा ए और बी का तो फाइनल हो गया, क्योंकि ए जितनी बार आएगा, जितनी बार तुम्हारा 0 है उतनी बार ए का मल्टीप्लाई हो पाएगा और बी उतनी बार मल्टीप्लाई हो पाएगा जितने तुम्हारे 1 है। सी और डी में सब तुम्हें फिगर आउट करना ऑन द बेसिस ऑफ कि तुम्हारा सी की वैल्यू बड़ी है या फिर डी की वैल्यू बड़ी है। ठीक, तो इसको भी अगर मैं कोड में दिखाने की कोशिश करूँ तो देखो वही किया मैंने कि लूप चलाया। अब मेरा सी ए का कॉस्ट क्या होगा, जितने मेरे आई टाइम्स 0 यूज़ किया तो ए इंटू आई, और मेरा बी का कॉस्ट क्या होगा, n माइनस आई टाइम्स मेरा 1 है तो b इंटू एन माइनस आई। ठीक, ये तो मेरा c और b का कॉस्ट निकल आया। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ कि मेरा c बड़ा है या फिर d बड़ा है। अगर मेरा c बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरा c बड़ा है तो मैं वैल्यू ऐड करूँगा d वाली। ठीक, मैं d वाली वैल्यू ऐड करूँगा, क्यों, क्योंकि मैंने क्योंकि मेरा d बड़ा है ना, सॉरी यहाँ पे मेरा d बड़ा है, d बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, मैं d वाली वैल्यू यूज़ करूँगा। अगर मेरा c बड़ा हो तो c वाली वैल्यू यूज़ करता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सारे कॉम्बिनेशन कितने टोटल बनेंगे, जितने नंबर ऑफ जीरो से जितने नंबर ऑफ वंस है तो 0 इंटू 1 का काउंट जो भी होगा उतने ही टोटल पेयर्स बन सकते हैं तुम्हारे। और मैंने ये पहले ही प्रूफ कर दिया था कि मैं सारे 1 के पेयर 0 1 के पेयर भी बना सकता हूँ और सारे 1 0 के पेयर भी बना सकता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को ये यहाँ पे फाइंड करना है कि मल्टीप्लाई किसका करना है। तो अगर मेरा d बड़ा है तो मेरे को d का मल्टीप्लाई करना है, अगर मेरा c बड़ा है तो मेरे को c का मल्टीप्लाई करना है, और ये मेरा ऑर्डर ऑफ n में हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अवॉइड प्राइम्स।
ठीक। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिया है, यहाँ पे तुम्हें एक n दिया हुआ है, तुम्हें क्या करना है, एक परमुटेशन कंस्ट्रक्ट करना है। परमुटेशन क्या होता है, परमुटेशन अगर तुम्हें n तक का परमुटेशन बनाना है तो 1 से n तक उसमें सारी वैल्यूज़ होंगी और किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, यानी कि परम्यूट किसी भी तरीके से तुम 1 से n तक की वैल्यूज़ को कर सकते हो, बट कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होगी और कोई वैल्यू मिसिंग नहीं होगी। हर एक वैल्यू 1 से n तक एटलीस्ट एक बार प्रेजेंट, तो एटलीस्ट क्या कहो, हर एक वैल्यू एक बार ही प्रेजेंट होगी, एटलीस्ट और एट मैक्स एक बार ही प्रेजेंट होगी। ठीक, तो तुम्हें क्या करना है, एक ऐसा परमुटेशन बनाना है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें एक और चीज़ दी हुई है, एफ ऑफ पी, एक फंक्शन दिया हुआ है, उसकी वैल्यू को तुम्हें क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। फंक्शन की वैल्यू है क्या, कि तुम कोई भी परमुटेशन चूज़ करोगे तो उसके लिए वैल्यू कैलकुलेट होगी। कैसे कैलकुलेट होगी, क्या है, अगर तुम्हारा कोई भी परमुटेशन तुमने चूज़ किया, A0, A1, A2, A3, A4, ऐसे कोई भी परमुटेशन कैलकुलेट किया, तो अब नंबर ऑफ कितने तुम्हारे इंडिसेस हैं, जहाँ पे तुम्हारा A ऑफ I और A ऑफ I प्लस 1 का जो मिनिमम है, A ऑफ I और A ऑफ I प्लस 1 का जो मिनिमम है वो एक प्राइम नंबर है। ठीक, A ऑफ I और A ऑफ I प्लस 1 का जो भी मिनिमम नंबर है वो तुम्हारा क्या है, प्राइम नंबर है। ये इसका काउंट निकल रहा है तुम्हारा बेसिकली उस फंक्शन में। ठीक, तो तुम्हें इस तरीके से रीअरेंज करना है कि तुम्हारा A ऑफ I और A ऑफ I प्लस 1 का जो मिनिमम है वो लीस्ट प्राइम्स हो। ठीक, मतलब कि जितने भी इसका काउंट निकलेगा वो सबसे लीस्ट हो जिस भी परमुटेशन हो, वाला तुम्हें परमुटेशन प्रिंट करना है। ठीक, तो देखो अब इसमें एक तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या है कि देखो तुम्हारा इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता है, इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होता है, 2 को छोड़ के। 2 तुम्हारा प्राइम है क्योंकि 2 इवन भी है, बट 2 के अलावा कोई और इवन नंबर प्राइम नहीं होता है। ठीक, तो तुम्हारा अब एक चीज़ तो फिक्स हो गई, क्या, कि 2 तो अभी हटा दो। ठीक है, 4 से देखो लेके तुम्हारा अब हर एक एडजेसेंट नंबर तुम्हारा इवन होगा। 4, 5 के बाद 6 तुम्हारा इवन होगा, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो देखो हर एक नंबर तुम्हारा क्या कर सकता है, हर एक नंबर अपने बगल वाले को नलीफाई कर सकता है। कैसे, हर एक नंबर अपने बगल वाले को कैसे नलीफाई कर सकता है, कि देखो अब तुम 4 और 5, अगर तुम्हारा 4 और 5 है तो अब देखो इनका मिनिमम क्या आएगा, इनका मिनिमम ऑब्वियसली कौन आएगा, इनका मिनिमम तुम्हारा 4 आएगा। ठीक, बट यहाँ पे 5 और 6 का मिनिमम क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो और अभी एक नंबर, ऑड नंबर को हम चांस नहीं दे सकते। बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करें, 4 से लेके उसके आगे का, अभी हम 4 के पहले की बात करते हैं क्योंकि 2 हमारा प्राइम नहीं है, इसलिए हमें उसको अलग से देखना पड़ेगा। बट 4 के बाद की चीज़ों को हम इस तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं सच दैट कि मेरा क्या हो, सच दैट कि मेरा एक अल्टरनेट मेरा जो नंबर्स हो वो मेरे इवन नंबर्स हो, और ऐसे भी अरेंज करना है कि जो मेरा छोटा वाला इवन नंबर हो वो हमेशा पिक हो, क्योंकि 4, 5, 6 में देखो एडजेसेंट तो तुम्हारे इवन्स हैं, बट 5 और 6 जब पिक होगा तो मेरा छोटा कौन है, मेरा छोटा तो 5 है ना, तो मेरा 5 इवन है। तो ऐसा नहीं करना है मुझे कि एडजेसेंट में मेरा 5 पिक हो पाए कभी भी। ठीक, तो देखो इसको मैं कैसे मेक श्योर कर सकता हूँ, देखो अभी हम ऐसे चूज़ कर रहे हैं, अब मैं कहूँ कि इस तरीके से लिखता हूँ मैं 5, 4, फिर मैं लिखता हूँ अपना 7, 6, फिर मैं लिखता हूँ अपना 9, 8, फिर ऐसे 11, 10 ऐसे करके लिखता हूँ। अब देखो, अब मैं जब यहाँ पे 5 को चूज़ करूँगा तो 5 और 4, इसमें से मिनिमम कौन है, 4। अब मैं 4 और 7 चूज़ करूँगा तो मेरा मिनिमम 4, 7 और 6 में मिनिमम 6, 6 और 8 में मिनिमम 6, ऐसे ही 8, 9 में मिनिमम 8, सॉरी 8 नहीं यहाँ पे, सॉरी 9 और 6 में, 9 और 8 में मिनिमम 8, 8 और 11 में मिनिमम 8, ऐसे ही 10 और इसमें 10 अगर आगे होता तो तुम्हारा 11 तो आ चुका है ना तुम्हारा, तो यहाँ पे 13 होता। ठीक, तो 13 और तुम्हारा 10 में मिनिमम कौन है, मिनिमम तुम्हारा ऑब्वियसली 10 है। तो हम हमेशा ऐसे मेक श्योर कर रहे हैं कि मेरा जो इवन नंबर हो वो हमेशा मिनिमम हो जाए एडजेसेंट का। ठीक, तो हर एक इवन नंबर को एडजेसेंट प्लेस पे पुट करेंगे, और हम डायरेक्ट 4, 5, 6 के तरीके से पुट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखा था कि हमने जो 5, 6 चूज़ होगा तो मेरा मिनिमम वाला नंबर चूज़ हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा मेक श्योर कर रहे हैं कि जो मिनिमम नंबर हो इवन वाला वो मेरा बीच में हो 2 ऑड के, ताकि मेरा हमेशा जब इसके ये वाला पेयर के लिए भी ये मिनिमम हो और ये वाले पेयर के लिए भी यही मिनिमम हो। ठीक, तो अब देखो ये तो बात हो गई मेरी 4 से लेके आगे के नंबर्स की। अब मेरे को 1, 2 और 3 को रीअरेंज करना है। ठीक, तो देखो अगर तुम्हारा केवल 2 ही तक नंबर्स हैं तो तुम 1, 2 कैसे भी रख सकते हो। ठीक, 1, 2 में से कुछ भी रख सकते हो, एक नंबर नहीं होगा क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि तुम्हारी जो वैल्यू होगी वो आई गेस दिया हुआ है यहाँ पे कि तुम्हारी जो n की वैल्यू है वो 2 या 2 से बड़ी होगी। ठीक है,
तो 2 वाला केस हैंडल करना है हमें, और 3 तक की वैल्यूज़ को आप कैसे पुट करोगे। देखो 3 तक की वैल्यूज़ को कैसे पुट करने के चांसेस है तुम्हारा, देखो 3 चांसेस, टोटल परमुटेशन देख लेते हैं ना हम, 1 2 और 3 को कैसे रख सकते हो। देखो 1 2 3 को 1 2 3 या तो ऐसे रख दो, या तो तुम रखो 1 3 2, या तो तुम रखो 2 3 1, या तो 2 1 3, या तो 3 1 2 और 3 2 1। ठीक, अब देखते हैं हमारा कि इसको जब इसके साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि हमारा इसके बाद 5 आ रहा है। ठीक, तो मेरी मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, तो देखो मैंने कहा कि 1 2 3 और 5 ये रखा मैंने। देखो अब इस केस में मेरी, क्योंकि देखो ये 5 के बाद का तो हमें पता है ना कि एडजेसेंट में कभी भी कुछ नहीं आएगा, तो 5 के साथ ज्वाइन करने पे बस मेरा मिनिमम वैल्यू आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो अब 1 2 3 और 5 में देखें तो क्या होगा, देखो इसका मिनिमम है 1 मेरा प्राइम नहीं है, इसका मिनिमम है 2 मेरा प्राइम है, तो एक प्राइम मिल गया मेरे को। फिर यहाँ पे 3 और 5 का प्राइम, 3 और 5 का मिनिमम है 3 भी मेरा प्राइम है, तो ये टोटल 5 आ रहा है इसका। ठीक, 5 आ रहा है इसका टोटल, तो इसका कॉस्ट 5 हो गया। अब हम देखते हैं 1 3 2 5 के लिए, इसके लिए देखते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, 1 और 3 में मिनिमम कौन है, 1 मेरा प्राइम नहीं है। 2 और 3 में मिनिमम कौन है, 2, तो 2 मेरा प्राइम है। 2 और 5 में 2, तो फिर से 2 आ गया, तो यानी कि इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। अब मेरा 2 3 1 5, इसके लिए देखते हैं। 2 और 3 में मिनिमम 2 है, तो 2 आ गया। ठीक, 2 आ गया कॉस्ट में, प्लस 3 और 1 में मिनिमम 1 है, 1 और 5 में 1 है, तो 2 ही आएगा इसका कॉस्ट। ठीक, अब देखते हैं 2 1 3 5, इसमें देखते हैं, इसमें 2 और 1 में मिनिमम 1 और 3 में 1 जो कि प्राइम नहीं है। 3 और 5 में मिनिमम 3, तो यहाँ पे 3 आ गया कॉस्ट। ठीक, ऐसे 3 1 2 5 इसका देखते हैं, इसका क्या हो जाएगा, 3 और 1 का 1 और 2 का 1, और तुम्हारा 2 और 5 का 2, तो इसका भी 2 आ रहा। 3 2 1 का देखते हैं, 3 2 1 5, इसमें 3 और 2 का 2 है मिनिमम, 2 और 1 का 2 और 1 का 1 है, 1 और 5 का 1 है। तो देखो जिसका भी मिनिमम तुम्हारा 2 आ रहा है, जिसका भी मिनिमम क्या हो रहा है तुम्हारा 2 आ रहा है, अब तुम क्या कह सकते हो, जिसका भी मिनिमम 2 आ रहा है वो मैं हमेशा पिक कर सकता हूँ, जिसका भी मिनिमम 2 आ रहा है वो मैं हमेशा पिक कर सकता हूँ। ठीक, या तो तुम क्या पिक कर लो, या तो तुम 2 3 1 पिक कर लो, या तो तुम 3 1 2 पिक कर लो, या तो तुम 3 2 1 पिक कर लो। ठीक, मैंने क्या पिक किया है, मैंने भी 3 1 2 पिक कर रखा है। ठीक, मैंने 3 1 2 पिक कर रखा है। अब देखो लेकिन ये तुम्हारा 4 या 4 से बड़े के लिए ये होगा, लेकिन अगर तुम खाली 3 के लिए देखो, अब तुम्हें 3 के लिए भी तो देखना पड़ेगा, तो 3 के लिए तुम 1 2 3 चूज़ करोगे, या फिर 1 3 2 चूज़ करोगे, या फिर 2 3 1 चूज़ करोगे, या फिर 3 1 2, या तो 3 2 1। तो देखो वो वाली चूज़ करना चाहोगे जिसमें तुम्हारा बीच में 1 आ रहा हो, तो बीच में 1 देखो किसके आ रहा है, बीच में 1 तुम्हारा इसके आ रहा है एक बार, और कोई है जिसके बीच में 1 आ रहा है, 2 1 3 के भी बीच में 1 आ रहा है। बट तुम 3 1 2 देखो मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि 3 1 2 यहाँ पे भी कॉमन है मेरा, और 3 1 2 मेरा वो 5 के साथ भी कॉमन है। ठीक, तो मैंने एक जनरलाइज वाला चूज़ कर लिया ताकि मेरे को ये अलग से कंडीशन ना लिखनी पड़े कि जब मेरा 3 होगा तो उसके लिए अलग से ना लिखनी पड़े। तो 3 1 2 चूज़ किया, वो मेरे जनरल केस में भी काम आएगा और वाले केस में भी काम आएगा। ठीक, तो आई होप कि ये चीज़ तुम्हें इंप्लीमेंट करनी आ रही हो कि तुम ये एडजेसेंट को कैसे इस तरीके से लिखोगे। देखो इसका कोड दिखा दिया मैंने ऑलरेडी, बट हाँ मैं दिखाऊंगा नहीं अब इसके बाद, क्योंकि ये चीज़ तो देखो तुम्हें लिखनी आनी चाहिए। मैंने तुम्हें अगर एक पैटर्न बता दिया कि तुम्हें क्या करना है, पहले 3 1 2 पिक प्रिंट करना है, और उसके बाद तुम्हें क्या करना है 5 4 7 और तुम्हारा 6 9 8 ऐसे करके तुम्हें आगे का पूरा प्रिंट करना है। ठीक, तो ये चीज़ तुम्हें आई होप प्रिंट करनी आ रही हो। अगर ये चीज़ नहीं प्रिंट करनी आ रही तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत है, लैंग्वेज तुम्हें बहुत अच्छे से नहीं आ रही अपनी। ठीक है, क्योंकि बस ये सिंपल सा एक फॉर लूप का ही खेल है, तुम्हें 1 2 वेरिएबल्स का ही खेल है, तुम इंडेसेस से तुम कर सकते हो। ठीक, तो अगर ये चीज़ तुम नहीं कर पा रहे हो तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम, और तुम्हें ये खुद से करना चाहिए। ठीक, बट फिर भी एक बार कोड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो दिखा देता हूँ, बट कोशिश करना कि खुद से इम्प्लीमेंट करो। मैंने बस देखो क्या किया है, 3 तक की वैल्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है, तो मैं 5 से मैंने लूप चलाया और i -1 प्रिंट करता गया हूँ। ठीक, और लास्ट में ऐसा हो सकता है क्योंकि देखो मैंने ऑड के लिए लूप चलाया है, तो लास्ट में ऐसा हो सकता है कि मेरा एक इवन बच जाए जो कि मेरा आंसर में नहीं आ पाया, तो लास्ट में चेक कर लिया कि अगर मेरा n इवन है तो एक इवन जो बच गया था उसको मैंने अपने आंसर में ऐड कर दिया। ठीक, इसको 10 तरीके से तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तुम्हें अपने तरीके से जिस तरीके से तुम्हें समझ में आ रहा है उस तरीके से तुम इम्प्लीमेंट करो। ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने इम्प्लीमेंट किया वैसे ही करना हो तुम्हें। तुम 1 2 वेरिएबल लेके वाइल लूप लगा के भी कर सकते हो, बट हाँ दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इंट्यूशन समझ में आएगा कि इस तरीके से क्यों हम चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव प्रॉब्लम थी, दिमाग लगा के बस एक पैटर्न देखना था तुम्हें। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है सॉर्टेबल सब एरेज, ईजी वर्जन है उसका, बाकी तो दूसरा वाला बहुत हार्ड वर्जन है।
उसके कंस्टेंट्स में भी डिफरेंट होंगे, कंस्टेंट उसके ज़्यादा होंगे। तो देखो करना क्या है इसमें, इसमें तुम्हें एक एरे दी हुई है, ठीक। उस एरे में तुम्हें बताना है कितनी नंबर ऑफ ऐसी सब एरेज हैं जो कि तुम्हारी सॉर्टेबल है, ठीक। ये एक क्वेश्चन है तुम्हारा, पूरा क्वेश्चन यही है कि एक एरे दी हुई है, उसमें तुम्हें नंबर ऑफ कितनी ऐसी सब एरेज हैं जो कि तुम्हारी सॉर्टेबल है। अब सॉर्टेबल क्या है उसकी डेफिनेशन इन लोग ने यहाँ पे दी हुई है। सॉर्टेबल की डेफिनेशन है कि एक ऐसी एरे जिसको तुम सॉर्टेड ऑर्डर में लिख सको, ठीक। ये तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है। सॉर्टेड मतलब कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, इक्वल नहीं हो सकते कोई भी वैल्यू। आप वैल्यूज़ चेंज कैसे करोगे, तो तुम्हें वैल्यूज़ चेंज करने के लिए क्या दिया हुआ है, एक ऑपरेशन दिया हुआ है कि तुम कोई भी एक इंडेक्स उठाओ, उसको तुम क्या करो, किसी भी नंबर से उसका मॉड कर दो, ठीक। जैसे मान लो तुम्हारा 8 है, तुम्हें इसको चेंज करना है, तो इसको तुम किसी भी नंबर से मॉड कर सकते हो। इसको किसी भी नंबर से मॉड करो, जो भी वैल्यू आ रही है उसको तुम अभी ए ऑफ आई से रिप्लेस कर दो। जिस भी वैल्यू को उठाया था, ए ऑफ आई मान लो तुम्हारा 8 थी, तो इसको उठाया तुमने, इसको लेट से तुम्हारा मन किया कि 3 से मॉड करूँ मैं, तो 3 से मॉड करने पर क्या आएगा इसकी वैल्यू, 3 से मॉड करने पर उसकी वैल्यू 2 आएगी। तो अब तुमने ए ऑफ आई को 8 की जगह 2 कर दिया, ठीक। तो बेसिकली तुम ऐसे करके अब तुम्हें अपनी एरे को क्या बनाना है, सॉर्टेबल बनाना है, ठीक। मतलब कि पूरी इंक्रीजिंग ऑर्डर में एरे को अपनी डिफाइन करना है, ठीक। तो देखो तुम्हारी सब एरेज का क्वेश्चन है, तो लेकिन तुम सब एरेज पे सारी ट्रेवर्स कर सकते हो क्योंकि कंस्ट्रेंट बहुत छोटे हैं। देखो एन की वैल्यू 50 है, तो आई होप कि तुम 50 स्क्वायर का लूप चला सकते हो, ठीक। तो अब मेरा क्वेश्चन देखो मिनिमाइज हो गया, क्वेश्चन अब केवल इस पे आ गया है कि तुम्हें एक एरे पता है, एक एरे तुम्हारे केस में वो सब एरे है, एक एरे पता है, अब तुम्हें बताना है कि ये सॉर्टेबल है कि नहीं। अगर ये सॉर्टेबल है तो ये तुम्हारे आंसर में एक कंट्रीब्यूट करेगी वाली सब एरे, अदरवाइज ये नहीं करेगी कंट्रीब्यूट, ठीक। तो देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारी ट्रिक क्या होती है, इस क्वेश्चन में तुम्हारी ट्रिक होती है कि स्टार्टिंग वाले उससे स्टार्ट करो, पहले इंडेक्स से स्टार्ट करो। इसको तुम क्या करोगे, इसको तुम एज मिनिमम एज पॉसिबल रखना चाहोगे, ठीक, क्योंकि ये तुम्हारा स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग को जितना तुम मिनिमाइज कर पाओ उतना मिनिमाइज करो, तो इसको तुम एज मिनिमम एज पॉसिबल बनाना चाहोगे, ठीक। फिर तुम्हारा क्या होगा, फिर तुम अगले एलिमेंट पे जाओगे, अगले एलिमेंट को क्या जाओगे तो क्या होगा, अगले एलिमेंट को अब क्या करना चाहोगे, तुम ये मेक श्योर करोगे कि इस मिनिमम से तो एटलीस्ट बढ़ाओ, यानी कि एटलीस्ट उसकी वैल्यू ये जो मिनिमम थी ये +1 हो, एटलीस्ट तुम्हारी वैल्यू मिनिमम +1 हो। और अब ये या तो ये रख रहे हो वैल्यू, या तो तुम क्या हो रही हो, या तो तुम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू रखना चाहोगे। अगर मान लो इसकी वैल्यू 5 भी पॉसिबल है, 3 भी पॉसिबल है, और इसकी वैल्यू तुम्हारी 2 थी, ठीक। मान लो 1, 3, 5 ये 3 वैल्यूज़ में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, 1, 3 और 5 इन 3 वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो क्या तुम इसको 1 में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं, क्यों, क्योंकि ये तुम्हारी पिछली वाली वैल्यू से छोटी है, तो ये तुम्हारी कंडीशन को वैलिडेट कर देगी जो तुम्हारी सॉर्टेबल की कंडीशन है। तो ये 1 तो नहीं रख सकते तुम। अब तुम 3 और 5 रख सकते हो क्या, हाँ, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे इससे बड़े हैं। बट दोनों में से रखना कौन सा ऑप्टिमाइज्ड होगा, मैं कहता हूँ कि दोनों में से जो मिनिमम वाला है वो रखना ऑप्टिमाइज्ड होगा। तुम कहते हो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे मान लो अगर 6 होता, अगर इस वैल्यू को तुम 6 बना सकते हो, खाली एक वैल्यू बना सकते हो, अगली वैल्यू को उसको 6 बना सकते हो, तो उस केस में तो अब देखो या तो 3 रख लो या तो 5 रख लो, तब भी तुम्हारा ये पूरा सॉर्टेबल बन जाएगा। बट अगर तुमने इसको मान लो 5 रख दिया और इसको तुम केवल 4 बना सकते हो, इसको तुम केवल 4 बना सकते हो, ठीक। अब इस केस में तुम कह दोगे कि ये सॉर्टेबल नहीं है, बट नहीं, क्योंकि तुम इसको 3 भी तो बना सकते थे। तो अगर तुम इसको 3 बनाओगे तो अब देखो 2, 3, 4, अब ये सॉर्टेबल है ना। तो तुम्हें हमेशा मिनिमम रखना बेस्ट होगा, वो मिनिमम जो कि वैलिड हो, कि पिछली वाली से वो एटलीस्ट बड़ा हो और अपने में सबसे मिनिमम हो। जितने भी सारे बड़े बना सकते हो उन सब में सबसे मिनिमम हो, ताकि वो अगले वाले लोगों को अपॉर्चुनिटी दे कि तुम्हारा जो भी सबसे लीस्ट पॉसिबल सॉर्टेबल एरे है वो तुम्हारी बना सके, ठीक। अब देखो ये सब तो बात हो गई। अब बात यह है कि तुम वैल्यू चेंज किस में कर सकते हो, वैल्यू चेंज किस में कर सकते हो, ये बात है, ठीक। तो देखो अब हम देखते हैं कि वैल्यू चेंज कैसे कर सकते हो। तो देखो 8 है मान लो तुम्हारे पास, ठीक, 8 है। अब हम देखते हैं कि इससे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ बना सकते हैं हम, ठीक। तो मैंने कहा कि पहले अगर मान लो हम इसका मॉड करें 1 के साथ, अगर हम इसका 1 के साथ मॉड करेंगे तो मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो मतलब मैं 0 बना सकता हूँ, ठीक, मतलब मैं 0 बना सकता हूँ। फिर मेरी बात क्या आएगी, मान लो इसको हम 2 के साथ मॉड करें, अगर हम इसका 2 के साथ मॉड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसका 2 के साथ मॉड करते हैं तो भी मेरी वैल्यू 0 आ रही है, क्योंकि मेरा ये डिविजिबल है। अगर हम इसका 3 के साथ मॉड करते हैं, अगर हम इसका किसके साथ मॉड करते हैं, अगर हम इसका 3 के साथ मॉड करते हैं तो मेरी वैल्यू क्या आ रही है, अगर इसका हमने 3 के साथ मॉड किया तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक। अगर हम इसका क्या करते हैं 4 के साथ मॉड करते हैं, अगर हम इसका 4 के साथ मॉड करते हैं तो मेरी वैल्यू आ जाएगी क्या वैल्यू आएगी, मेरी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक। अगर हम इसका 5 के साथ मॉड करते हैं तो अब क्या वैल्यू आएगी,
हाँ, अगर 5 के साथ इसका मॉड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 3। अगर इसका तुम 6 के साथ मॉड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, अगर तुम इसका 6 के साथ मॉड करोगे तो वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2। ठीक, अगर तुम इसका 7 के साथ मॉड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आ जाएगी 1। अगर तुम इसका 8 के साथ मॉड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो भी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, तो देखो इसमें तुम देख सकते हो कि कोई भी वैल्यू तुम्हारी 3 से बड़ी नहीं आ पाई। 0 से 3 तक तो सब सारी वैल्यूज़ आ गई, लेकिन 3 से बड़ी कोई वैल्यू नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई 3 से बड़ी वैल्यू, क्योंकि आगे की जो सारी वैल्यूज़ थी वो तुम्हारी क्या होती गई, वो तुम्हारी ऑलरेडी जो ये वैल्यूज़ थी इनसे डिविजिबल हैं। आगे की सारी वैल्यूज़ जो ये वैल्यूज़ थी इनसे डिविजिबल है। बेसिकली इन्हीं का मल्टीप्लाई बाय 2 जब तुमने करा तो वो ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक, तो बेसिकली ये सारी वैल्यूज़ तुम्हारी क्या थी, देखो अगर मैं तुम्हें दूसरा कोई एग्जांपल लेके बताऊं तो देखो ऐसे तुम्हारी 10 की वैल्यू है। अब 10 के केस में देखो, 10 के केस में क्या हुआ, 10 के केस में देखो जिसको भी तुम उसी से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा तुम्हारा। किसी भी नंबर को उससे एक कम से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, तो ऐसे एक एक कम होता, एक एक बढ़ता जाता तुम्हारा रिमाइंडर। ठीक, अब इसको क्या करोगे तुम, इसको तुम 8 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, तो तुम्हारा 2 आ जाएगा। इसको तुम किस से डिवाइड करोगे, इसको तुम 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 3 आ जाएगा। इसको अब तुम 6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 4 आ जाएगा। लेकिन इसको जैसे ही तुमने 5 से डिवाइड किया वैसे क्या आ गया तुम्हारा, वैसे ही तुम्हारा फिर से 0 आ गया। ठीक, अब क्योंकि तुम्हारा फिर से 0 आ गया है तो अब तुम्हारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अब तुम्हारी वैल्यू इससे आगे नहीं बढ़ पाई। इससे आगे क्यों नहीं बढ़ पाई, क्योंकि अब देखो अब तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, अब तुम 4 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड कर लो, चाहे किसी से डिवाइड कर लो, वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी वैल्यू कभी जिससे भी डिवाइड करते हो उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो पाती ना। अब तुम 4 से डिवाइड करोगे तो कभी भी वैल्यू क्या तुम्हारी 4 से बड़ी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि जैसे मान लो तुमने कहा 5 वैल्यू आ रही है, तो मैंने कहा अभी 5 तो और भी 4 से डिवाइड हो पाएगी ना। तो रिमाइंडर जिससे भी डिवाइड कर रहा हो उससे बड़ा कभी रिमाइंडर आ ही नहीं सकता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये 5 से डिवाइड होने पे ही 0 हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा 5 इसका पहला ऐसा नंबर मिला इसको जो कि इससे डिविजिबल था। ठीक, जिससे ये डिविजिबल था। तो अब ये 5 ही क्यों था, क्योंकि ये 5 पहला ऐसा नंबर था जो कि इसके बाय 2 पे आ रहा था, है ना। तो बेसिकली 10 है तो 10/2 करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा 5 आएगा ना। तो तुम्हारा 5 पहला ऐसा नंबर हो गया जो कि इससे डिविजिबल है। ठीक, तो तुम नंबर सब क्या बना सकते हो, केवल 0 से लेके 4 तक ही बना सकते हो। तो बेसिकली जो जिससे डिवाइड हो पा रहा है उससे एक कम नंबर तक ही बना सकते हो। अब ये तो इवन के केस में हो गया। अगर हम ऑड के केस में देखें, तो अगर हम ऑड के केस में मान लो देखें तो हम अगर कुछ छोटा ऑड ही लेते हैं, लेट्स से 5 लेते हैं। ठीक, तो 5 mod 2 किया हमने, सॉरी 5 mod 5 किया पहले, तो क्या आएगा 0 आएगा। अब फिर से ये सेम चीज़ तो इसमें फॉलो होगी। 5 mod 4 किया तो 1 आएगा। 5 mod 3 किया तो क्या आएगा, तो 2 आएगा। ठीक, अब फिर क्या किया हमने, 5 mod 4 किया। 5 mod 4 करते ही क्या हो जाएगा, मेरा फिर से 1 आ गया। ऐसे ही 5 mod 4 कैसे कर दिया, 5 mod 2 करा ना, 5 mod 2 करा तो अब क्या आएगा मेरा, फिर से 1 आ गया। 5 mod 1 करा तो फिर से तुम्हारा 0 आ गया। ठीक, ऐसे 5 mod 0 तो अब करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो बेसिकली देखो इसमें भी तुम्हारा 2 से ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो तुम्हारा जो भी नंबर है वो -1/2 इज़ द फॉर्मूला। जो भी तुम्हारा नंबर है वो -1/2 0 से यहाँ तक ही जा पाएगा। यानी कि अगर तुम्हारी वैल्यू है ARR ऑफ i, तो ARR ऑफ i -1/2 तक ही जाएगा 0 से। तो अब तुम अपना नंबर क्या बना सकते हो, नंबर तुम इसमें से कोई भी बना सकते हो 0 से लेके इस रेंज में। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि तुम नंबर को कुछ चेंज ही मत करो, किसी से मॉड मत करो, तो टोटल तुम्हारी पॉसिबिलिटी है 0 से इस वैल्यू तक नंबर बना सकते हो, और एक पॉसिबिलिटी है कि एरे ऑफ i भी बना सकते हो। ठीक, अब बस तुम्हें क्या देखना है, अब बस तुम्हें देखना है कि इनमें से कौन सा नंबर तुम्हें पिक करना है उसके लिए। अब वो नंबर पिक करते टाइम तुम्हें क्या देखना होगा कि वो नंबर देखो एक तो इस रेंज में से कोई हो, इन्हीं में से कोई एक नंबर पिक करना है तुम्हें, और सच दैट कि वो जो पिछला नंबर पिक किया था उससे एक नंबर बड़ा होना चाहिए, और इन सारों में से क्या होना चाहिए, वो सबसे मिनिमम होना चाहिए। ठीक, तो अगर 0 से वैल तक में कोई चूज़ कर सकते हो तो इसमें से चूज़ करोगे, अगर इनमें से कोई नहीं चूज़ कर सकते तो एरे ऑफ i चूज़ करने की कोशिश करोगे, एरे ऑफ i भी नहीं चूज़ कर सकते तो इसका मतलब तुम सॉर्टेबल नहीं बना सकते हो। ठीक, तो इसमें मेन चीज़ ये थी देखना कि तुम्हारा ये चीज़ कि तुम्हारा नंबर किस किस में कन्वर्ट हो सकता है, नंबर मॉड करने पे क्या क्या वैल्यूज़ आ सकती है। तो वो देखो यहाँ पे आ गई वैल्यूज़। अब तुम इसको थोड़ा करने की कोशिश करोगे, पैटर्न तुम्हें दिखने लगेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है कि तुम्हारा बीच में आने के बाद फिर वो कहीं नहीं जा पाता। क्योंकि देखो बीच में जब आ रहा है तो वो पहला ऐसा नंबर उसको मिल रहा है जिससे वो डिविजिबल हो पा रहा है। जैसे ही उससे डिविजिबल हो पाया यानी कि फिर वो 0 हो गया। ठीक, अब उससे छोटे नंबर्स क्या होंगे, वो सारे नंबर्स छोटे जो होंगे वो तुम्हारे ऑलरेडी आ चुके हैं। और अब देखो 4 से तुम, क्योंकि अब 4 तुम्हारा क्या हो गया, डिवाइड करने वाला। ठीक, डिविडेंड से बड़ा तुम्हारा वो नहीं आ सकता है क्या,
सॉरी डिवाइड करने वाला डिवाइज़र होता है यस। तो डिवाइज़र से बड़ा तुम कभी भी रिमाइंडर नहीं ला सकते हो, ठीक। तो क्योंकि ऑलरेडी डिवाइज़र जो था वो तुम्हारा रिमाइंडर में आ चुका है, तो अब 4 से बड़ा तुम कुछ ला नहीं सकते, तो 4 तक ही तुम 0 से 4 तक ला पाए। 0 से 4 तक तो तुम लाइन से ही ला पाओगे, ठीक। ऐसे ही तुम हमेशा हो पाएगा, क्योंकि तुम्हारा 5 mod 5 करोगे, फिर 5 mod 4, फिर ऐसे एक एक कम करते जाओगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब तुम्हारा डिवाइड हो जाएगा। अगर तुम्हारा अगर ऑड नंबर है तो ऐसा होता है कि डिवाइड नहीं होता है, बट फिर भी वो तुम्हारा कम होने लगता है, ठीक। तो ये तुम बना को देखना है टेबल टाइप की, तो तुम्हें दिखने लगेगा, ठीक। बाकी कुछ खास ऐसा है नहीं, बस ये दो लूप चलाए ये मैंने सवेरे के लिए, एक है तीसरा लूप इस सवेरे पे ट्रैवर्स कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग मैंने प्रीवियस को -1 से इनिशियलाइज किया हुआ है। अब मैं अपने प्रीवियस को चेंज करता जाऊँगा और साथ में ये देखता जाऊँगा कि क्या मेरा कभी भी ऐसा हो रहा है कि मेरा पॉसिबल नहीं है इसको सॉर्टेबल बनाना, जब मेरे को कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिल पा रही है जिसको मैं यहाँ पे पुट कर पाऊँ, ठीक। और अदरवाइज़ मैं अपनी प्रीवियस की वैल्यू को अपडेट करता जाऊँगा। लास्ट में देखूँगा अगर मेरा फ्लैग ट्रू है, यानी कि मतलब मेरी ये एरे सॉर्टेबल बन सकती है, तो मैं अपने आंसर को ++ कर दूँगा, लास्ट में अपने आंसर रिटर्न कर दूँगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। आप फाइनल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक। तो देखो ये क्या है क्वेश्चन, इसमें आपको एक एरे दी हुई है, ठीक। ये देखो ये तुम्हारा जो फॉर्मल दिया हुआ है ये तुम्हें हो सकता है बहुत कन्फ्यूजिंग लगे, तो इसका एक नॉन फॉर्मल टाइप में भी दिया हुआ है। तो लेस फॉर्मली यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको क्या करना है, एक सीक्वेंस बनाना है जिसमें आपको पहला नंबर क्या पिक करना है, पहला नंबर एस पिक करना है हमेशा, ठीक। पहला नंबर एस पिक करना है। एस क्या होगा, एस तुम्हारा स्टार्टिंग में 1 होगा, फिर दूसरे के लिए 2 होगा, तीसरे के लिए 3 होगा, चौथे के लिए 4 होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है तुम्हें, अब बाकी के एलिमेंट्स ऐसे पिक करने हैं सच दैट कि तुम्हारा पहला वाला 1 की अकरेंस में 1 आ रहा हो, दूसरा 2 की अकरेंस का कोई एक नंबर हो, तीसरा 3 की अकरेंस का कोई नंबर हो, ऐसे k की अकरेंस का नंबर हो। तो उम्मीद करता हूँ ये अभी कुछ भी नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, बट हाँ मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। देखो क्या दिया हुआ है, तुम्हें एक एरे दी हुई है, ठीक। एक एरे दी है n साइज़ की। अब इसके नंबर्स इन्होंने खुद कहा है कि एटलीस्ट 1 से k तक तो सारे नंबर इसमें होंगे, यानी कि 1 होगा, 2 होगा, k की वैल्यू मान लो अगर 4 है तो 2 होगा, कहीं ना कहीं 3 होगा, 4 होगा, ऐसे 1 से k तक तो नंबर एटलीस्ट एक बार एग्जिस्ट है करता है। और जो नंबर्स हैं वो सारे 1 से k तक ही हैं, तो मतलब कि अब एक बार 1 से k तक नंबर आ गए, अब नंबर जो भी होंगे वो कितनी बार भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ऐसे कितनी बार, 6 नहीं क्या बोल रहा हूँ, ठीक। 1 से लेके 4 तक ही नंबर्स तुम्हारे कितनी बार भी कहीं भी आ सकते हैं, ठीक। तो अब इस एरे में तुम्हारा 1 से लेके k तक की नंबर्स पड़े हुए हैं, मल्टीपल अकरेंसेस उनकी। तुम्हें क्या करना है, तुमने क्या किया, अब तुम्हें हर एक s के लिए चूज़ करना है, ठीक। तुम्हारा हर एक s के लिए तुम्हें चूज़ करना है। s तुम्हारा कहाँ से 1 से लेके k तक जाएगा, ठीक। उसके लिए क्या तुम्हें चूज़ करना है, s स्टार्टिंग में 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये तुम्हें इंडेक्सेस है एक तरीके से, तुमने ये इंडेक्स चूज़ कर लिया। अगर मैं तुमको दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ एग्जाम्पल में, तो देखो एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या चीज़ चूज़ किया इसने, b जब अपना बना रहा था तो b में पहला एलिमेंट हमेशा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक। अब बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे ये तुम्हें देखना है, बाकी के एलिमेंट्स क्या होंगे। बाकी देखो एक k की वैल्यू तुम्हें दी हुई ऑलरेडी, k की वैल्यू जो बताई थी कि 1 से लेके k तक ही एलिमेंट्स होंगे, तो देखो इसमें 1 2 3 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। इसमें देखो इसकी वैल्यू 4 है, तो 1 से लेके 4 तक के अलावा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, और हर एक एलिमेंट एक बार एटलीस्ट आएगा ही आएगा, ठीक। तो अब तुम्हें मान लो अगर तुम्हारी k की वैल्यू क्या थी, k की वैल्यू अगर मान लो अगर तुम्हारी थी 3, ठीक, तो तुम्हारा 4 तक जाएगा ये। और अब क्या करना है, अब बचे हुए 3 नंबर तुम्हें और पुट करने हैं, यहाँ पे बचे हुए 3 नंबर्स और पुट करने हैं। ये पहला नंबर तो ऐसे हमेशा हर एक बार रहेगा ही 1 2 3 4, ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है, बट हाँ बाकी के नंबर्स तुम्हें अब क्या पुट करने हैं, बाकी के नंबर्स तुम्हें ऐसे पुट करने हैं सच दैट ये नंबर जो हो वो तुम्हारा इंडेक्स होगा। अब इंडेक्स यहाँ पे पुट होगा, ये नंबर जो तुम्हारा होगा वो 1 की कोई एक अकरेंस होगा। 1 क्या, 1 देखो 0 इंडेक्स पे आ रहा है, 1 इंडेक्स पे आ रहा है, और मान लो 1 यहाँ पे कहीं यहाँ पर आ रहा होता, तो ये मान लो 7th इंडेक्स है, ठीक। 7th एग्जैक्टली पता नहीं है कि नहीं, 2 3 4 5 6 हाँ 7th ही है, बिल्कुल सही। तो देखो 7th अकरेंस पे आ रहा है, तो यहाँ पे तुम्हारा या तो 0 पड़ेगा, या तो 1 पड़ेगा, या तो 7 पड़ेगा, ठीक। ऐसे यहाँ पे क्या 2 की कोई अकरेंस, 2 कहाँ पे आ रहा है, 2nd इंडेक्स पे आ रहा है, 3rd इंडेक्स पे आ रहा है, यहाँ मान लो कहीं यहाँ आ रहा होता तो 9th इंडेक्स पे आ रहा है, तो यहाँ पे या तो 2 पड़ेगा, या तो 3 पड़ेगा, या तो 9 पड़ेगा, ऐसा कोई भी एक इंडेक्स। यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे भी सेम यही है कि 3 की कोई अकरेंस, 3 जहाँ पे आ रहा है उसमें से कोई एक अकरेंस पड़ेगी, ठीक। अब तुम्हें क्या निकालना है, इसका डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या है कि ये जो इंडेक्स था, इसका तुम्हें आपस में डिस्टेंस निकालिए। मान लो तुमने यहाँ पे 0 चूज़ किया, यहाँ पे तुमने 9 चूज़ किया, और यहाँ पे तुमने मान लो 4 चूज़ किया,
तो अब इसकी डिस्टेंस क्या होगी, 0 से 9 की डिस्टेंस तुम्हारी 9 माइनस 0 इज़ 9, 9 से 4 की डिस्टेंस क्या होगी, 9 माइनस 4 इज़ 5। तो टोटल डिस्टेंस इस एरे की क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस इस एरे की आ जाएगी तुम्हारी 14। तो तुम्हें इसको क्या करना है, इसको तुम्हें मिनिमाइज़ करना है। ठीक, ऐसे तुम्हें सारे चारों के लिए तुम्हें इसको मिनिमाइज़ करना है। जो जो तुम चूज़ करोगे उसको तुम्हें क्या करना है, उसको तुम्हें मिनिमाइज़ करना है। ठीक, तो अब तुम्हें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, देखो एक्चुअल में तुम्हें ये एरेज नहीं प्रिंट करनी है, एक्चुअल में तुम्हें डिस्टेंसेस प्रिंट करनी है। तुम्हारी 4 एरेज बनेगी, तो पहले की डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस 5 होगी, दूसरे की टोटल डिस्टेंस 4, तीसरे की 3 और चौथे की 4। ठीक, तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा आपको सुनने में, बट हाँ ये क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ लेना तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक, तो देखो इसको अप्रोच कैसे करोगे। देखो तुम्हें ये पता है कि लास्ट वाले पे क्या पड़ा होगा, लास्ट वाले पे के पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा k-1 की कोई अकरेंस, यहाँ पे क्या पड़ा होगा k-2 की कोई अकरेंस, ऐसे करते करते सबकी एक ना एक अकरेंस पड़ी होगी। ठीक, अब तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है कि k की अकरेंस और k-1 की अकरेंस, k-2 की अकरेंस, k-3 की अकरेंस। तो बेसिकली तुम्हें निकालना है हर एक पॉइंट के लिए, हर एक पॉइंट के लिए अगर तुम ये चीज़ निकाल लो कि बेसिकली यहाँ से लेके k तक की तुम्हारी अकरेंस, कोई भी अकरेंस तुम पिक करो, यहाँ से लेके लगातार k तक की सारी अकरेंसेस तुम्हें पिक करनी है, और मिनिमम कॉस्ट क्या बना सकते हो तुम, मिनिमम डिस्टेंस क्या बना सकते हो। एक तरीके से मैं डीपी के फॉर्म में इसको विजुलाइज करने की कोशिश करवा रहा हूँ आपको कि एक डीपी मान लो अगर तुम बनाने की कोशिश करो कि डीपी ऑफ मेरा आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, डीपी ऑफ आई लेट से रिप्रेजेंट करेगा मेरा कि आई से लेके k तक मेरे को सारे नंबर्स पिक भी करने हैं, कोई ना कोई एक अकरेंस पिक करनी सबकी, और सच दैट कि मेरी डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, तो अब इसका वो क्या होगा, देखो अगर मान लो तुम्हें k की कोई अकरेंस पिक करनी है, यानी कि ये इसकी k क्या कह लो, x कह लो, मान लो कि x की कोई अकरेंस पिक करनी है तुम्हें। ठीक, तुमने क्या किया, x की सारी अकरेंसेस में से कोई एक अकरेंस तुम्हें पिक करनी है खुद, और उसको क्या करना है x+1 की कोई अकरेंस के साथ तुम्हें मैच कराना है। ठीक, तो लेट्स से कि x की तुमने uth वाली अकरेंस पिक करी और x+1 की तुमने vth वाली अकरेंस पिक करी। अब तुम्हें क्या करना है, इसकी डिस्टेंस तो तुम्हारी ऐड होगी, तो यानी कि v-u तो तुम्हारा आएगा ही, v-u या फिर u-v। ठीक, बेसिकली एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है तुम्हारा, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ u-v, ये तुम्हारा आएगा ही, प्लस क्या आएगा, प्लस आएगा तुम्हारा जो भी तुम्हारा इस v के लिए मिनिमम होगा। ठीक, यानी कि dp ऑफ v, ये दोनों चीज़ें आएंगी। अब इसकी जो भी तुम्हारी मिनिमम वैल्यू होगी अमंग ऑल वीज जो पॉसिबल है, अमंग ऑल वीज और यू के पेयर्स में जो भी पॉसिबल है, उसके लिए तुम्हारी जो भी मिनिमम वैल्यू आएगी वो तुम्हारे फाइनल डीपी ऑफ इस एक्स में स्टोर होगी। ठीक, तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो अगर तुमने क्या पता है, अगर तुम्हें पता है कि डीपी ऑफ के की वैल्यूज़ पता है, के क्या है कि के की कोई भी अकरेंस, के की कोई भी अकरेंस, लेट से तुम्हारी 5 जगह थी के, ए पे था, बी पे था, सी पे था, डी पे था, ई पे था। ठीक, इसके लिए कॉस्ट था 2, इसके लिए कॉस्ट था 1, इसके लिए कॉस्ट था तुम्हारा टोटल डिस्टेंस बोल रहा हूँ कि यहाँ से के तक जाने की डिस्टेंस। ठीक, इसके लिए डिस्टेंस थी 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। तो अभी यहाँ पे क्या पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा डीपी ऑफ के में 1, क्योंकि कोई भी अकरेंस की मिनिमम डिस्टेंस, कोई भी अकरेंस की मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे पड़ी होगी। तो अब लेट से तुम्हें k-1 के लिए निकालना है। ठीक, k-1 के लिए निकालना है, तो अब तुम्हें पता है कि k-1 की तुम्हें कोई एक अकरेंस चाहिए, कोई एक अकरेंस पिक करोगे और उसको क्या करोगे, उसको इनमें से किसी एक के साथ मैप कराओगे, उसको इनमें से किसी एक के साथ मैप कराओगे, और क्या करोगे आप, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मान लो यहाँ पे तुमने यूथ वाली पिक करी और यहाँ पे तुमने वीथ वाली के साथ मैप करा रहे हो। ठीक, यू वाली पिक करके वी वाली के साथ मैप कराओगे, तो यू और वी के बीच की डिस्टेंस जितनी भी है तुम्हारी, ठीक, ये एब्सोल्यूट है, यू और वी के बीच की जो भी डिस्टेंस है प्लस जो तुम्हारा डी पी ऑफ वी की वैल्यू है, ये तुम्हें पिक करना है। यू और वी का ऐसा सबसे बेस्ट पेयर में चूज़ करना है। ठीक, तो इसके लिए देखो क्या करोगे तुम, इसके लिए मैंने कहा कि तुम यही करोगे कि सबसे पहले देखो के की वैल्यू तो तुम्हें पता है कि के से के जाने के लिए डिस्टेंस क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस 0 होगी। ठीक, तो हर अकरेंस के लिए के से के जाने की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, तुम्हारी 0 होगी। ये तो बात समझ में आ रही होगी तुम्हें। अब तुम्हें k-1 के लिए चाहिए। ठीक, तो k-1 की सारी अकरेंसेस तुम्हें पता है कि तुम्हारी ए पे आ रही है, बी पे आ रही है, सी पे आ रही है। ठीक, और के की तुम्हें भी सारी अकरेंस पता है कि ये तुम्हारा यू पे आ रहा है, वी पे आ रहा है और डब्ल्यू पे आ रहा है। अब तुम क्या करोगे, हर एक अकरेंस का हर एक अकरेंस के साथ पता करने की कोशिश करोगे। ठीक, कि ये तुम्हारी कहाँ पे आ रही है, ये तुम्हारी कहाँ पे आ रही है, ये वाली अकरेंस तुम्हारी कहाँ पे आ रही है। अब इन दोनों का क्या तुम्हें निकालना है, अब इन दोनों के बीच की तुम्हें डिस्टेंस निकालनी है। तो इसकी वैल्यू पता है तुम्हें, इसकी वैल्यू पता है। ठीक, तुमने क्या निकाला, इसके बीच की डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे, लेकिन तुम्हें देखो क्योंकि एब्सोल्यूट निकालना है। ठीक,
तो बेसिकली तुम्हारा फॉर्मूला क्या बना था वहाँ से, फॉर्मूला बना था u माइनस वी, और ये तुम्हारा एब्सोल्यूट था, ठीक, और प्लस था तुम्हारा डी ऑफ v। इसको मान लो अगर हम खोलने की कोशिश करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक बार या तो u माइनस वी आ सकता है या तो v माइनस यू आ सकता है, ठीक, प्लस तुम्हारा डी ऑफ v, ठीक। तो देखो तुम क्या करना चाहोगे, तुम यहाँ पे डी ऑफ v में ही इस v को भी अटैच करना चाहोगे, ठीक। इस v को भी अगर डी ऑफ v में अटैच करना चाहो तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि जब भी तुम्हारा ऐसी बात होती है कि तुम्हें एब्सोल्यूट ऑफ u माइनस वी निकालना है, ठीक, एब्सोल्यूट ऑफ u माइनस वी निकालना है, तब तुम क्या करते हो उस केस में तुम एक बार तुम u चूज़ करते हो और u के लिए इसके बाद वाले सारे v's पिक करते हो, ठीक, ताकि तुम्हें पता हो कि अगर तुमने मान लो u वाला इंडेक्स पिक किया, u वाला इंडेक्स तुमने पिक किया, अब तुम्हें पता है कि अगर मैंने v यहाँ पे चूज़ किया, इसके बाद वाले इंडेक्सेस में चूज़ किया, मान लो तुमने ये 5th वाला इंडेक्स चूज़ किया, अब तुमने अगर v तुम्हें पता है कि इसके बाद वाले इंडेक्सेस में कोई एक चूज़ कर रहा हूँ 9, 10, 11, तो मुझे पता है कि मुझे हमेशा v माइनस यू करना है, ठीक। लेकिन अगर मान लो मैं v इसके पहले वाले इंडेक्सेस में से चूज़ कर रहा हूँ तो मुझे पता है हमेशा मुझे u माइनस वी करना है, ठीक। तो अब तुम्हारा वो एब्सोल्यूट वाला झमेला चला गया ना। तो अब बेसिकली तुम्हें क्या करना है, हर एक वैल्यू के लिए एक बार तुम राइट तरफ से ट्रैवर्स करोगे हर एक डी के लिए, और एक बार तुम क्या करोगे, एक बार तुम लेफ्ट तरफ से ट्रैवर्स करोगे, तो हर एक बार तुम्हें 2 ट्रैवर्सल लगाने पड़ेंगे। और बाकी तुम्हारा नॉर्मल ट्रैवर्सल क्या होगा, नॉर्मल ट्रैवर्सल होगा कि तुम्हारा k की वैल्यू तुम्हें पता है, k के लिए पता है, अब तुम k माइनस 1 के लिए क्या करोगे, इसकी सारी अकरेंसेस कहाँ से पता चलेगी, एक मैप में स्टोर कर लो कि हर एक इस k की अकरेंस कहाँ पे इंडेक्सेस स्टोर कर लो, ठीक। इस k की सारी अकरेंसेस के लिए इस k+1 की सारी अकरेंसेस को तुम निकालो, एक बार तुम राइट से ट्रैवर्स करो ताकि तुम्हें वो एब्सोल्यूट का झमेला ना पड़े, ताकि तुम्हें पता है कि अगर राइट वाला उठा रहा हो तो हमेशा मेरा डी ऑफ v, तो अब तुम डी ऑफ v तुम्हें ये पता है कि तुम्हें अब राइट से उठा रहे हो तो v माइनस यू होगा हमेशा, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डी ऑफ v प्लस v की वैल्यू पता होगी, ठीक, डी ऑफ v प्लस v जो भी तुम्हारा मैक्सिमम आ सकता है उसमें से तुम क्या करोगे, माइनस कर दोगे u, ठीक। तो बेसिकली तुम यहाँ पे से मैक्सिमम उठा सकते हो डायरेक्ट, तुमने इन दोनों सेम टर्म्स को, जो तुम्हारे v वाले टर्म्स थे, इन दोनों टर्म्स को तुमने एक साथ कर दिया, ठीक। और ऐसे तुम्हारा अपोजिट साइड में करोगा तो तुम्हें पता है कि अब डी ऑफ v माइनस वी स्टोर होगा और तुम्हें उसमें क्या करना है, u प्लस करना है, ठीक। तो ये थोड़ा सा टफ है आई गेस, बट अगर तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी अगर डाउट है इसमें तो तुम मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी एक बार जो मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी है उसे तुम एक बार ड्राई रन करके देखना कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक। एक बार तुम इस इक्वेशन को जो बताने की कोशिश करी वो तुम एक बार उसको अपनी कॉपी में बनाना और कॉपी पेन लेके देखो करना, क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था। इसको तुम, ये तो एक मैंने दूसरा तरीका बता दिया, बट हाँ इसको मेनली अगर तुम करने की कोशिश करोगे तो इसको तुम रेंज मैक्सिमम या रेंज मिनिमम क्वेरी से भी कर सकते हो। रेंज मैक्सिमम क्वेरी से तुम बेसिकली मिनिमम क्वेरी लगेगी इसमें, तो बेसिकली तुम रेंज में निकाल सकते हो कि इस रेंज में जो मैं बता रहा हूँ कि यू से लेके तुम इसके आगे की चीज़ें पता करने की कोशिश करोगे। तो अब तुम रेंज अगर मिनिमम क्वेरी इसमें लगाओगे तो तुम डी ऑफ आई माइनस वी की वैल्यू पता कर सकते हो, या फिर तुम यू माइनस डी ऑफ वी जो भी है तुम्हारा माइनस वी की वैल्यू पता कर सकते हो। अगर तुम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हो, अगर तुम राइट साइड की बात तो किसी भी इंडेक्स के लिए तुम राइट और लेफ्ट दोनों का पता लगाने की कोशिश करोगे, वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी। अगर तुम्हें वैसे तरीके से आता है तो तुम वैसे कर लो, बट हाँ ये थोड़ा सा सरल तरीका है इसमें, जिसमें कोई तुम्हारा बड़ा कोई डेटा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं लग रहा है। तो इसको एक बार करने की कोशिश करना, अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में पूछना, आई वुड लव टू आंसर दैट। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।